मोंटी को चाहत इस वक्त बहुत ही ज्यादा दुखी लग रही थी। मोंटी चाहत को समझाते हुए कहता है, कोई बात नहीं भाभी, आप परेशान ना हो, हम हैं ना, हम भैया को समझने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर भैया नहीं भी समझ तो हम भैया का पूरा ख्याल रखेंगे और जब भैया घर पर आ जाए तो आप उन्हें अपनी तरीके से समझने की कोशिश करना। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप भैया को सारी बातें समझाएंगे तो भैया समझ जाएंगे। आप परेशान ना हो भाभी, हम सब हैं भैया के पास। चल भाभी, परेशान हो, मैं अक्षय भैया और विक्रांत भैया को सब बता दूंगा, आप परेशान मत होइए। अब आगे। मोंटी ने तो कह दिया था कि चाहत परेशान ना हो, लेकिन चाहत के दिल की बेचैनी बढ़ती हुई जा रही थी। पता नहीं पर क्यों चाहत का दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। चाहत को अंदर से ही कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। चाहत घर पर अर्जुन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और दूसरी तरफ क्लब में राजीव की पॉपुलर पार्टी जोड़ो शोरूम पर चल रही थी। शादी में आए सभी मेहमान, खासकर सिर्फ लड़के और राजीव के कुछ दोस्त वगैरह, सब राजीव की बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। राजीव की पार्टी एक बियर बार में थी और वहां की डांसर राजीव और राजीव के मेहमानों को खुश करने के लिए उनके पास जा जाकर डांस कर रही थी। लेकिन अर्जुन एक साइड में बैठा हुआ था और उसी के पास अक्षय, विक्रांत और मोंटी भी बैठे हुए थे। अर्जुन ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था, जबकि अक्षय और विक्रांत दोनों ही अर्जुन को ड्रिंक करने के लिए बोल रहे थे, उसे बार बार रोक रहे थे, लेकिन अर्जुन अपने गुस्से में किसी की नहीं सुन रहा था और बस ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। और 4-5 लड़कियां डांसिंग फ्लोर पर छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस कर रही थी। उन्होंने एक बहुत ही छोटा ब्लाउज जो सिर्फ उनकी चेस्ट को कर रहा था और बाकी की जगह पर सिर्फ डोरी बंधी हुई थी, और एक छोटी सी स्कर्ट पहन रखी थी जो कि लड़कियों के सिर्फ घुटनों तक ही आ रही थी। जब उसमें से 2 लड़कियां उसे कॉर्नर में देखती है जहां पर अक्षय, मोंटी, विक्रांत और अर्जुन बैठे हुए थे। रात के 9 बज चुके थे और चारों में से किसी का भी आता पाता नहीं था और अब चाहत से और बर्दाश्त नहीं होता और चाहत एक सर्वेंट से राजवीर की पार्टी के बारे में पूछ लेती है और फिर उसी सर्वेंट के साथ गाड़ी में बैठकर क्लब के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ क्लब में, दू घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या, हो दू घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या, बाल मारे जालिमा, अरे अरे अरे, आग पानी में लगाड़े जरासी, देख फिर होता है क्या, हो दू घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। लड़कियों ने पहली बार इतने हॉट एंड हैंडसम लड़के देखे थे, वरना उनके बियर बार में हमेशा बेकार और घटिया लोग ही आते थे जो उन्हें परेशान करते थे और उनके ऊपर नोट उड़ाते थे और मौका मिलने पर उन्हें इधर उधर टच करने लगते थे, और आज भी उन लड़कियों के साथ वैसा ही हो रहा था। लेकिन वह चारों लड़के आराम से एक साइड में बैठे हुए थे और ड्रिंक कर रहे थे। उन चारों लड़कों को तो जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनके सामने इतनी सारी लड़कियां डांस कर रही हैं और सभी लोग उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। और यही बात उन लड़कियों को उन चारों लड़कों की भा जाती है और लड़कियां डांस करते हुए उन चारों लड़कों को रिझाने के लिए उनके पास चली जाती हैं। जैसे ही डांस बार की लड़कियां उनकी तरफ जाती हैं और कोई उनकी गोद में बैठ जाती है, उनके गले में हाथ डाल लेते हैं और कुछ लड़कियां जानबूझकर मोंटी, विक्रांत की गोद में बैठकर उनके सीने को सहलाने लगते हैं। लेकिन विक्रांत और मोंटी दोनों ही उन लड़कियों को खुद से दूर कर देते हैं। एक लड़की की नज़र जब अर्जुन पर जाती है तो उसका दिल अर्जुन पर मचल जाता है। लड़की अर्जुन की गोद में बैठकर अर्जुन के गाल पर हाथ रख देती है। गाऊंगी रुपया, नाचूंगी रुपया, तेरे लिए आज से मेन, आए शर्म लेकिन बलम, मर जाऊंगी लाज से मेन। और जब विक्रांत, अक्षय और मोंटी की नज़र उसे लड़की पर जाती है जो अभी अर्जुन के गोद में बैठकर उसके गाल को सहला रही थी, तो उन तीनों की ही आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और तीनों को डर लगने लगता है, क्योंकि कोई भी लड़की अर्जुन के करीब आए यह अर्जुन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था और कुछ ही देर में उनके डर सच में बदल जाता है। गाऊंगी रुपया, नाचूंगी रुपया, तेरे लिए आज से मेन, आए शर्म लेकिन बलम,
मर जाऊंगी लात से मैन। बालमा रुपया, जालिमा। अरे अरे अरे। नाच गाए, घूंघट उठाड़े शराबी। देख फिर होता है क्या। हो, दू घूंट, मुझे भी पिला दे शराबी। देख फिर होता है क्या। अर्जुन झटके से उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और अपनी गुस्से से लाल हुई आंखों से उस लड़की को देखने लगता है। अर्जुन का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। अब लड़की भी अर्जुन के उस भरे चेहरे को देखकर डर से कांपने लगती है। अब लड़की को भी अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अर्जुन गुस्से में उसे लड़की के हाथ को मोड़ते हुए लड़की को जमीन पर धक्का दे देता है, जिससे उसे लड़की के पैर में और घुटने में चोट लग जाती है। म्यूजिक अपलोडेड बाय सुमित गुप्ता 79। किस काम का ये जाम है, इसमें मजा वो नहीं है। भर के भी ये खाली सा है, इसमें नशा वो नहीं है। अर्जुन अपनी कमर के पीछे से गण को निकलता है और उसे लड़की के सर पर तान देता है और बेहद सर्द आवाज में लड़की से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अर्जुन सिंह शेखावत के करीब आने की, उसे छूने की। अर्जुन की आवाज सुनकर लड़की का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और लड़की डर से कांपने लगती है। किस काम का ये जाम है, इसमें मजा वो नहीं है। भर के भी ये खाली सा है, इसमें नशा वो नहीं है। साकिया री. साकिया। अरे 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 अरे। प्यार थोड़ा इसमें मिला दे शराबी। देख फिर होता है क्या। हो, दू घूंट, मुझे भी पिला दे शराबी। देख फिर होता है क्या। अर्जुन गुस्से में उसे लड़की के ऊपर गोली चलाने ही वाला था कि तभी विक्रांत अर्जुन का हाथ ऊपर कर देता है और गोली ऊपर छत में जाकर लग जाती है। गोली की आवाज सुनकर पूरा बियर बार एकदम शांत हो जाता है, जो कुछ देर पहले शोर शराबी से गूंज रहा था। वहां पर एकदम सन्नाटा छा जाता है। विक्रांत अर्जुन के हाथों से उसकी बंदूक छीन लेता है और अक्षय अर्जुन को समझाते हुए कहता है, क्या कर रहा है यार, पागल हो गया है क्या, दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तेरा। वो एक लड़की है, उसे नहीं पता था कि तुझे और लड़कियों से एलर्जी है। तुझे सिर्फ एक ही लड़की छू सकती है, उसके अलावा तूने किसी भी लड़की को छूने की इजाजत नहीं दी है। अर्जुन गुस्से में अपने आप को विक्रांत से छोड़ता है और अक्षय का कॉलर पकड़कर गुस्से से अक्षय से कहता है, पागल नहीं था मैं, लेकिन हाँ, अब मैं पागल हो गया हूं। तुम सब ने मिलकर मुझे पागल बना दिया है। अर्जुन की बात सुनकर मोंटी, विक्रांत और अक्षय तीनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अर्जुन क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है। लेकिन अर्जुन आगे कुछ बोलता उससे पहले ही चारों के कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। एक लड़की जिसने व्हाइट एंड पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी और उसके बाद खुले हुए थे। एक लड़के ने उसे लड़की का हाथ पकड़ रखा था और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था और लड़की अपना हाथ उसे लड़के से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। और तभी एक और लड़की चाहता हाथ उसे लड़के के हाथ से छुड़ाने लगती है, तो एक दूसरा लड़का उस लड़की का भी हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे लड़की की कमर में हाथ डालकर उसे अपने बेहद करीब कर लेता है। चाहत के साथ साथ क्लब में सिमी भी चाहत के साथ आई थी और सिमी ने इस वक्त एक ब्लैक कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और सिमी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जैसे ही अर्जुन और अक्षय दोनों को देखते हैं तो उनका खून खौल जाता है और उन्हें बहुत तेज गुस्सा आता है। अर्जुन तो वैसे ही गुस्से में भरा हुआ बैठा था और अपना गुस्सा किसी पर उतरना चाहता था और अब चाहत ने उसे एक अच्छा मौका दे दिया था अपनी भड़ास निकालने का। अर्जुन टेबल से वाइन की बोतल अपने हाथ में उठा लेता है और उसे लड़के के करीब जाकर उसे लड़के के सर पर वाइन की बोतल फोड़ देता है, जिस लड़के के सर से खून बहने लगता है और लड़का चाहत का हाथ छोड़कर अपने सर को पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ अक्षय भी उसे लड़के के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसे सिम्मी से अलग करता है और उसके सर में अपना सर इतनी जोर से मारता है कि उसे लड़के का भी कर घूम जाता है। अर्जुन गुस्से में उसे लड़के का कॉलर पकड़कर चिल्लाकर कहता है,
हाउ डेयर यू टू टच माई वाइफ? जिसका तूने हाथ पकड़ बीवी है वो मेरी। तूने मेरी बीवी की तरफ अपनी गंदी नजरों से देखा भी कैसे? तेरी इतनी हिम्मत, तूने अर्जुन सिंह शेखावत की बीवी का हाथ पकड़ा। अर्जुन का गुस्सा देखकर चाहत को भी अर्जुन का गुस्से वाला वो दिन याद आ जाता है जब ऐसे ही क्लब में एक लड़के ने गलती से चाहत की कमर में हाथ रख दिया था और फिर अर्जुन ने जो उसका हल किया था। चाहत सारा नजारा याद करते हुए मन्नत अंदर तक डर जाते हैं और डर से कांपने लगती है और अर्जुन गुस्से में उसे आदमी के चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर देता है। और ऐसा ही हल अक्षत ने भी दूसरे लड़के का कर दिया था। दूसरा आदमी जमीन पर गिरा हुआ था और अक्षय उस आदमी के पेट पर, चेहरे पर तो कभी उसके प्राइवेट पार्ट पर लात ही लात बरसा रहा था। दोनों लोग अभी मार खा रहे थे कि तभी उनके साथ आए बाकी के लोगों को भी उन दोनों की पिटाई के बारे में पता चल जाता है। तो वह लोग अपनी गाड़ी से कोई खंजर तो कोई बाइक की चेन तो कोई उंगलियों में पहनने वाला हथियार और कोई हॉकी स्टिक उठाकर ले आते हैं। सभी लोग अक्षय और अर्जुन के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर मोंटी और विक्रांत भी अक्षय और अर्जुन के पास आ जाते हैं और फिर देखते ही देखते पूरा क्लब जंग के मैदान में बदल जाता है। मोंटी अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए अक्षय से कहता है, अक्षय भैया लोग काफी सारे हैं तो काउंटिंग शुरू कर, देखते हैं आज आप ज्यादा लोगों को मारते हैं या फिर मैं ज्यादा लोगों को मारता हूं। मोंटी की बात सुनकर अक्षय भी मुस्कुराते हुए मोंटी से कहता है, छोटे वैसे भी काफी दिन हो गए हैं, हमारे बीच में ऐसा कंपटीशन भी नहीं हुआ, चलो आज अच्छा मौका है, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। चाहत और सिमी दोनों ही एक साइड में जाकर खड़ी हो जाती हैं और अब पूरा क्लब एक जंग के मैदान में बदल जाता है। अर्जुन, अक्षय, विक्रांत और मोंटी चारों एक साथ खड़े थे और उनके सामने कम से कम 20 से 25 लोग खड़े थे और दोनों ही तरफ से खड़े लोग एक दूसरे को का जाने वाली नजरों से देख रहे थे। तभी जिस लड़के के सर पर बोतल अर्जुन ने अभी थोड़ी देर पहले ही फोड़ी थी, वह आदमी एक दीवार से अपनी कमर लगाकर बैठा हुआ था और उसने रुमाल से अपने सर को पकड़ रखा था क्योंकि उसके सर से बहुत खून बह रहा था। जब वह लड़के देखता है कि दोनों तरफ के लोग सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं तो वह गुस्से में अपने आदमियों से कहता है, अब क्या खड़े खड़े सिर्फ एक दूसरे की शक्ल देखते रहोगे या मारोगे भी? इन लोगों को दिखाई नहीं देता इन्होंने मेरी क्या हालत करी है? तुम भी इन लोगों के सर फोड़ डालो, इन्हें चलने लायक मत छोड़ना, इस क्लब से अपने पैरों पर चलकर ना जाएं। यह लोग रैंक कर जाने चाहिए बल्कि रैंक भी ना पाए, ऐसी हालत करो। आदमी की बात सुनकर अर्जुन का तो जैसे खून खौल जाता है और अर्जुन गुस्से में इस आदमी के पास जाता है और एक और साइड टेबल पर रखी बोतल को उठाकर उसके सर पर फोड़ देता है। और सामने खड़े आदमी तो सिर्फ खड़े खड़े देखते रह जाते हैं और वह आदमी अब बेहोश हो जाता है। अर्जुन गुस्से में उसे बेहोश आदमी को एक जोरदार लात मारते हुए कहता है, उठ साले उठ, क्या बोल रहा था तू? मुझे मारेगा? मेरे दोस्तों को मारेगा? मेरी बीवी को हाथ लगाएगा तो साल उठ साले। दरअसल अर्जुन ने इतनी शराब पी ली थी कि अब उसे जरा भी होश नहीं था कि नशे की हालत में अर्जुन क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। अर्जुन के सर पर नशा पूरी तरह से सवार हो चुका था और अब अर्जुन पीछे पलटकर उन लोगों को गुस्से में इतनी खतरनाक तरीके से घूरता है कि सभी लोगों को अर्जुन की आंखों से ही डर लगने लगता है। लेकिन फिर भी सभी लोग तादाद में ज्यादा थे, इसीलिए अपना हौसला बनाए रखते हैं और एक साथ चारों पैर टूट पड़ते हैं और फिर सभी लोग एक दूसरे को मरने में डूब जाते हैं। अक्षय और मोंटी तो अपनी फाइट को खूब एंजॉय कर रहे थे और अपनी काउंटिंग बढ़ा रहे थे। अक्षय ने अभी तक 5 लोगों को मार गिराया था और मोंटी तीसरे से लड़ रहा था। अक्षय मोंटी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, छोटे मैं मदद करूं, तुझे नहीं हो रहा तो मेरे 5 हो चुके हैं। मोंटी तभी उसे लड़की के पेट में एक जोरदार भूसा मारता है जिससे वो लड़का नीचे की तरफ झुक जाता है और फिर मोंटी उसे लड़के के सर में अपना घुटना मार देता है जिससे वह लड़का वही जमीन पर गिर जाता है। और दूसरे लड़का जब मोंटी को मारने के लिए सामने आता है तो इस बार मोंटी उसे लड़के के प्राइवेट पार्ट पर एक जोरदार लात मार देता है और फिर एक और लड़का मोंटी की तरफ मोंटी को मरने के लिए आता है तो मोंटी जोरदार मुक्का उस लड़के के चेहरे पर मरता है
जिससे वह लड़का नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है और उसके 2 दांत भी टूट जाते हैं। अब मोंटी एक प्राउड वाली स्माइल अक्षय को देखने लगता है। अक्षय भी अपनी एक आईब्रो को ऊपर करते हुए अपने हाथों से ताली बजाने का इशारा करके मोंटी को अप्रिशिएट करता है। लेकिन फिर अक्षय मोंटी को अर्जुन की तरफ देखने का इशारा करता है और मोंटी अर्जुन की तरफ देखा है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी तक अर्जुन अपने गुस्से में 7 से 8 लोगों को ढेर कर चुका था। अब उनके सामने कल 3-4 लड़के ही बचे थे, जिनको विक्रांत और अर्जुन कुछ ही देर में ढेर कर देते हैं, और अब सभी लोग जमीन पर पड़े धूल चाट रहे थे और दर्द से तड़प रहे थे। सभी लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और उससे भी ज्यादा पूरे क्लब की हालत खराब हो चुकी थी। पूरे क्लब को उन चारों ने तोड़-फोड़ कर तहस नहस कर डाला था और उसे क्लब का मैनेजर अपने सर पर हाथ रखकर नीचे जमीन पर बैठा हुआ था और गिरकर रो रहा था। मोंटी उसे क्लब के मैनेजर के पास हो जाता है और अपने जेब से अपना फोन निकलता है और उसके कोड स्कैन करते हुए और उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही पैसे ट्रांसफर होते हैं, मैनेजर के फोन पर मैसेज आ जाता है। फोन पर आए मैसेज को देखकर जो मैनेजर अभी कुछ देर पहले रो रो कर अपनी हालत बुरी कर रहा था, अब उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह अपने दोनों हाथ जोड़कर मोंटे के सामने अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। और उसके बाद मोंटी बियर बार से 4 वाइन की बोतल उठा देता है। एक वाइन की बोतल अक्षय को दे देता है, एक अर्जुन को दे देता है, एक खुद ले लेता है और एक विक्रांत को दे देता है। और अब चारों ही खुशी में एक साथ बोतल को अपने मुंह से लगा लेते हैं और जब तक बोतल खत्म नहीं हो जाती, चारों बोतल को अपने मुंह से नहीं हटते। जैसे ही बोतल खत्म होती है, चारों एक साथ बोतल को जमीन पर तोड़ देते हैं और उन चारों को देखकर सिम्मी और चाहत दोनों ही अफसोस के साथ अपने सर पर चपत लगते हैं और उन चारों को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ क्लब में राजीव और उनके कुछ रिश्तेदार और कुछ दोस्त भी थे। जब उसकी लड़ाई हो रही थी तो सभी लोग एक साइड में खड़े होकर लड़ाई देख रहे थे और अब लड़ाई खत्म होने के बाद सभी लोग वापस से अपनी पार्टी शुरू कर देते हैं। अच्छा पूरी तरह से नशे में फूल तली हो चुके थे और अब सिम्मी और चाहत बड़ी मुश्किल से चारों का हाथ पकड़कर उन्हें क्लब के बाहर खींच कर लेकर आ रही थी। चारों नशे में तुल एक दूसरे के साथ गाना गाते हुए लड़खड़ाते कदमों से चल रहे थे। 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी देखते रहो, होता है क्या? 2 घूंट मुझे भी पिला दे, 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी देख फिर होता है क्या? चाहत और सिम्मी बड़ी ही मुश्किल से उन्हें गाड़ी में लेकर आती है और गाड़ी की बैक सीट पर बैठा देती हैं। फिर दोनों ही गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर संभालती है और गाड़ी को वापस हवेली की तरफ घुमा देती हैं। मोंटी नशे में अक्षय से कहता है, भाई भाई देखो सड़क चल रही है, इसको पकड़ो। मोंटी की बात सुनकर अक्षय भी विंडो के बाहर देखने लगता है, क्योंकि मोंटी विंडो के बाहर देख रहा था और फिर अक्षय भी नशे में कहता है, मोंटी सड़क ही नहीं वो देख पेड़ भी भाग रहे हैं, सब कुछ भाग रहा है मोंटी। विक्रांत दोनों को पकड़कर गाड़ी के अंदर खींचते हुए कहता है, कोई नहीं भाग रहा, ये गाड़ी भाग रही है। हम घर जा रहे हैं और भाभी गाड़ी चला रहे हैं, समझी? अब चुपचाप बैठो। चाहत को लगता है चलो विक्रम तो थोड़ा होश में है, लेकिन तभी विक्रांत चाहत से कहता है, वैसे चाहत भाभी हम गाड़ी से देहरादून कैसे जाएंगे, हम तो अभी हम कहाँ पर हैं? विक्रांत की बात सुनकर चाहत अफसोस के साथ अपनी गर्दन ना में हिला देती है और सिमी भी अपनी गर्दन ना में हिला देती है। तभी अक्षय सिम्मी से कहता है, गुलाबो तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? तुम मुझे किडनैप कर रही हो? मुझे सब पता है मेरी गुलाबो। और अक्षय उंगली पॉइंट करते हुए मुस्कराने लगता है और अपनी आईब्रो को बार बार ऊपर करने लगता है। सिम्मी को अक्षय की हालत देखकर बहुत हंसी आती है, लेकिन सिम्मी अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेती है। अक्षत कैसे बिहेवियर को देखकर तो चाहत को भी ना चाहते हुए हंसी आ जाती है, लेकिन तभी चाहत की हंसी एकदम से गायब हो जाती है, क्योंकि चाहत को अपने गाल पर और अपनी गर्दन पर अर्जुन की उंगलियां महसूस होती है और तभी अर्जुन भी अपनी नशीली आवाज में कहता है,
बीवी, तुम्हारे गाल, तुम्हारी गर्दन, तुम्हारे हाथ इतनी सॉफ्ट क्यों हैं? तुम्हारे गाल पता है इतनी सॉफ्ट हैं जैसे कोई मखमल का कपड़ा, जैसे वह सॉफ्ट सॉफ्ट टेडी बेयर होता है ना। बिल्कुल। बेशक सभी लोग नशे में झूम रहे थे, लेकिन फिर भी चाहत को अर्जुन का इस तरह से सबके सामने छूना बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। लेकिन तभी अर्जुन चाहत के पेट पर हाथ रखकर पेट को सहलाते हुए कहता है, और तुम्हें पता है सबसे ज्यादा नाम मुझे तुम्हारा पेट मुलायम लगता है। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे पेट को खा जाऊं। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट 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 है। चाहत जल्दी से अर्जुन के हाथ पर हाथ रखकर अर्जुन के हाथ को अपने पेट से हटाने लगती है। लेकिन तभी अर्जुन बच्चों की तरह जिद करते हुए कहता है, क्या कर रही हो बीवी, हाथ क्यों हटा रही हो? छूने दो ना, तुम्हारा पेट बहुत सॉफ्ट है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन चाहत बहुत कोशिश करती है अर्जुन का हाथ हटाने की, लेकिन अर्जुन और भी ज्यादा टाइटली सीट के पीछे बैठे ही चाहत के पेट को पकड़ लेता है और चाहत के पेट को मसलने लगता है। चाहत को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि सिम्मी चाहत के बराबर में ही बैठी हुई थी और पीछे अक्षय, मोंटी और विक्रांत भी बैठे थे। हालांकि नशे की हालत में उन तीनों का भी कुछ अजीबोगरीब ही हाल था। पता नहीं आपस में क्या क्या बातें कर रहे थे। अब चाहत गाड़ी की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देती है और सिमी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके गाड़ी के बाहर देखने लगती है, क्योंकि सिम्मी भी चाहत की सिचुएशन समझ रही थी। चाहत बस अब जल्दी से हवेली पहुंचाना चाहती थी। कुछ देर के सफर के बाद चाहत हवेली के सामने जाकर गाड़ी को रोक देती है और जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल जाती है। चाहत अपनी मदद करने के लिए हवेली के दरवाजे पर खड़े गार्डों को बुला लेती है और फिर चाहत सबको मदद करते हुए गाड़ी से बाहर निकलते हैं। चाहत अर्जुन को अपने साथ कमरे में ले जाती है और बाकी सभी को भी उनके कमरे में भिजवा देता है। अक्षय, विक्रांत और मोंटी तीनों का इस वक्त एक ही कमरा था, तो गॉड्स उन्हें एक ही कमरे में छोड़कर चले गए थे। गॉड्स के जाने के बाद विक्रांत बेड पर उठकर बैठ जाता है और दरवाजे को खुला देखकर मोंटी को हिलाते हुए कहता है, मोंटी दरवाजा खुला है, चल दरवाजा बंद करके आते हैं। अक्षय की बात सुनकर मोंटी भी अपनी नशे की हालत में ही उठकर बैठ जाता है और फिर अक्षय और मोंटी दोनों ही दरवाजा बंद करने के लिए जाने लगते हैं। तभी विक्रांत भी पीछे से उन तीनों के साथ आ जाता है और अब तीनों ही कमरे से बाहर निकालकर दीवार पर हाथ मारते हुए कहते हैं, भाई जादू हो गया, दरवाजा तो गायब हो गया। यह हवेली जादुई हवेली है। भाई देख, यहाँ दरवाजा था, अब यहाँ पर दीवार बन गई। अक्षय की बात सुनकर तीनों ही जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ चाहत अर्जुन को सोफे पर बैठकर अर्जुन का चेहरा साफ करने के लिए वॉशरूम से एक टॉप में पानी लेने के लिए चली जाती है। लेकिन इतनी देर में अर्जुन भी अपने कमरे से बाहर निकालकर अक्षय, मोंटी और विक्रांत को ढूंढते हुए हवेली में घूमने लगता है। जैसे ही चाहत वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे अर्जुन पूरे कमरे में कहीं दिखाई नहीं देता। चाहत पूरे कमरे में अर्जुन को ढूंढते हैं, लेकिन अर्जुन कमरे में होता तो चाहत को मिलता ना। लेकिन अर्जुन तो पहले ही कमरे से बाहर निकालकर अक्षय और विक्रांत के पास पहुंच गया था। चारों कमरे के बाहर दीवार के सहारे जमीन पर बैठे हुए पागलों की तरह हंस रहे थे। चाहत उन्हें ढूंढते हुए हवेली के बाहर आ जाती है और तभी सिम्मी से टकरा जाती है। चाहत को परेशान देखकर सिम्मी चाहत से कहती है, क्या हुआ चाहत, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है और तू यहाँ बाहर क्या कर रही है? अपने कमरे में जाना। अर्जुन सर के पास उन्हें इस वक्त तेरी जरूरत है, उन्हें अकेला मत छोड़। चाहत परेशान होते हुए सिम्मी से कुछ कहने वाली होती है कि तभी रिंकी भी वहां पर आ जाती है। रिंकी भी चाहत और सिम्मी को बात करते हुए सुन लेती है, तो रिंकी चाहत के पास आकर कहती है, क्या हुआ भाभी, अर्जुन भैया ठीक तो है ना? आप दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हो? चाहत परेशान होते हुए कहते हैं, मैं कब से अर्जुन सर को ढूंढ रही हूं, अर्जुन सर मिल नहीं रहे हैं। एक तो वैसे ही वह पूरी तरह से नशे में डूबे हुए हैं, ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। चलना तो मैं क्या ही कहूं, और अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं आधी हवेली देख ली है,
लेकिन मुझे उनका कहीं पता नहीं चला। सिम्मी, तूने विक्रांत सर और अक्षय सर के कमरे में जाकर देखा? चाहत, वही जा रही हूँ। आई होप कि अर्जुन सर उन लोगों के पास ही हों। मुझे बहुत घबराहट भी हो रही है। सिम्मी, तू परेशान मत हो, चल हम भी तेरे साथ मिलकर अर्जुन सर को ढूंढते हैं और सबसे पहले विक्रांत सर के कमरे में चलते हैं। मुझे लगता है कि शायद अर्जुन सर वही होंगे। चल हम भी तेरे साथ चलते हैं। और फिर तीनों मिलकर विक्रांत के कमरे की तरफ चली जाती हैं। जैसे ही तीनों कमरे के पास पहुंचती हैं, तो वहां से आ रही आवाज को सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगती है, क्योंकि आवाज उन्हें बहुत ही जानी पहचानी लग रही थी। और फिर जल्द ही तीनों कमरे के पास पहुंच जाती हैं। और कमरे के पास पहुंचकर कमरे के बाहर का नजारा देखकर तीनों की ही आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि चारों लड़के कमरे के बाहर दीवार के सहारे कमर लगाकर बैठे हुए थे और पागलों की तरह हंस जा रहे थे। और तभी मोंटी की नजर रिंकी पर पड़ जाती है और मोंटी लड़खड़ाते कदमों से खड़ा होता है और रिंकी के पास आते हुए रिंकी के गले में हाथ डालकर कहता है, मेरी जंगली बिल्ली, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हारा गुस्सा ना मुझसे भी ज्यादा है। हमेशा नाक पर रखा रहता है। यह तुम्हारी जो छोटी सी नाक है ना? मोंटी रिंकी की नाक पर टाप करते हुए कहता है। इस पर रखा रहता है। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन तुम मुझे करीब नहीं आने देती हो। पहले तो तुम खुद ही मेरे करीब आती हो, फिर मुझे दूर कर देती हो। दिस इज नॉट फेयर जंगली बिल्ली। रिंकी मोंटी को भी संभल ही रही थी कि तभी सिम्मी का कोई हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी कमर को टाइट पकड़कर अपने आप में भींचते हुए कहता है, गुलाबो, मेरी गुलाबो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तुमसे कभी कह नहीं पता तो तुम्हें पता है। तुम हमेशा मुझे टकराते हो, लेकिन तुम्हारा टकराना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम जब यह स्टूपिड हरकतें करती हो ना, तो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी स्टूपिड हरकतें बहुत पसंद है। गुलाबो, मेरी गुलाबो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तुमसे कभी कह नहीं पता तो तुम्हें पता है। तुम हमेशा मुझे टकराते हो, लेकिन तुम्हारा टकराना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम जब यह स्टूपिड हरकतें करती हो ना, तो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी स्टूपिड हरकतें बहुत पसंद है। और इतना बोलकर अक्षय सिमी के गालों पर एक जोरदार किस कर लेता है और फिर जोर से सिमी के गाल पर काट लेता है। आज सभी लोग अपने प्यार के नशे में झूम रहे थे। पता नहीं आज सभी ने कौन सी शराब पी थी कि सारी दिल की बातें बाहर निकल रही थी। और तभी अर्जुन भी चाहत की तरफ अपने लड़खड़ाते कदम बढ़ा देता है। अर्जुन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर चाहत अपने कदम पीछे लेने लगते हैं। लेकिन तभी अर्जुन चलते हुए लड़खड़ा जाता है, जिससे चाहत जल्दी से आगे बढ़कर अर्जुन को संभाल लेती है। अर्जुन पूरी तरह से चाहत के ऊपर गिर जाता है और चाहत अर्जुन का भार संभाल नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है। अब चाहत नीचे गिरी हुई थी और अर्जुन उसके ऊपर था। अर्जुन अपने दोनों हाथों से चाहत के दोनों हाथों को पकड़कर जमीन से लगा देता है और चाहत के गले में अपना चेहरा छुपाकर चाहत की खुशबू लेते हुए कहता है, तुम्हारी और मेरी शादी मजबूरी में हुई थी, मुझे पता है, और अब तुम इस शादी को निभाना नहीं चाहती। लेकिन तुम मेरी बीवी हो और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अर्जुन सिंह शेखावत कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। अर्जुन सिंह शेखावत की बीवी हो तो अर्जुन सिंह शेखावत की बीवी तुम मेरी बीवी हो। अर्जुन किसी तोते की तरह रती रते बात को रिपीट कर रहा था और चाहत को अब सबके सामने बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि इस वक्त अर्जुन और चाहत की सिचुएशन ही ऐसी थी कि चाहत को बहुत शर्म आ रही थी। और तभी विक्रांत धीरे से खड़ा होता है और तीनों को देखकर अपनी उदास भरी आंखों में छोटे आंसू लाकर उदास भरी आवाज में कहता है, तुम सब लोग बहुत गंदे हो, तुमने मुझे अकेला कर दिया। तुम सबके पास गर्लफ्रेंड है, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। मुझे तो कोई लड़की मिलती है। मैं क्यों अकेला हूँ? मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए। मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए।
और देखना अच्छा मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी ना मैं तुम सबको। मैं तुम सबको मैं तुम सबको मैं क्या करूँगा? मैं कुछ नहीं करूँगा। मेरे को नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। और इतना बोलकर विक्रांत अपने कमरे में चल जाता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। विक्रांत का दरवाजा अंदर से बंद करना सिमी और रिंकी को हैरान कर देता है, क्योंकि विक्रांत और मोंटी दोनों ही बाहर थे और उन दोनों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और तभी मोंटी भी रिंकी को धकेलते हुए बराबर के कमरे में ले जाता है और कमरे को अंदर से बंद कर लेता है। और आप सिमी की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि अक्षय के हाथ सिमी की गर्दन और उसकी कमर पर चल रहे थे। सिमी आगे कुछ सोचती कि उससे पहले ही रिंकी दरवाजा खोलती है और मोंटी को बाहर निकालकर विक्रांत के दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही रिंकी हाथ लगती है तो दरवाजा खुल जाता है और रिंकी जल्दी से मोंटी को कमरे के अंदर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देती है और फिर गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने लगती है। सिमी भी पूरी हिम्मत करके अक्षय को अपने साथ लेकर आती है और विक्रांत का दरवाजा खोलकर अक्षय को कमरे के अंदर धक्का दे देती है और कमरे को बाहर से बंद कर देती है। जैसे तैसे करके चाहत भी अर्जुन से अलग होती है और अर्जुन को धीरे से खड़ा करती है और फिर अर्जुन को विक्रांत के कमरे में ही ढाका दे देती है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है। अब तीनों ही दरवाजे के सहारे खड़े होकर गहरी सांस ले रहे थे और आप तीनों ही धीरे धीरे सांस लेते हुए नीचे दरवाजे के सहारे ही जमीन पर बैठ जाते हैं। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद तीनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और तीनों के ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर तीनों ही धीरे धीरे हंसते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं। चाहत अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए सिमी से कहती है, वैसे सिमी नशे की हालत में ही अक्षय सर ने कम से कम यह तो बताया कि वो तुझे बहुत प्यार करते हैं और प्यार से अक्षय सर ने तेरा नाम गुलाबो रखा हुआ है मेरी गुलाबो। सिमी चाहत की बात पर चाहत से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, नशे की हालत में है इसीलिए कुछ भी बोल रहे हैं। सुबह जब उन्हें होश आएगा ना तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, ना तो तब कोई गुलाबो होगी और ना ही अक्षय सर प्यार के नशे में डूबे होंगे। तो देखना सुबह होते ही अक्षय सर के सर से सारा प्यार का भूत उतर जाएगा। और तभी रिंकी भी सिम्मी की बात में सहमति जताते हुए कहती है, हाँ भाभी मोंटी थी अभी नशे की हालत में है, इसीलिए प्यार भरी बातें कर रहे हैं। उनका प्यार भी नशे के साथ ही उतर जाएगा और सुबह तक वही पुराने वाले इंसान बन जाएंगे ये चारों के चारों। चारों की बातों से चाहत को इतना तो समझ आ जाता है कि चारों को समझाना बेकार है। अभी इस वक्त वह उनसे कुछ भी कहेगी तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगी, इसीलिए चाहत खामोश हो जाती है। और फिर थोड़ी देर खामोशी के बाद चाहत रिंकी और सिमी से कहती है, चलो ठीक है, अब इन चारों को सुबह तक इसी कमरे में बंद रहने दो, अब इसे सुबह को मिलेंगे। तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ और मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। इसे आप सुबह ही मुलाकात करेंगे और वैसे भी कल मेहंदी का फंक्शन है हवेली में, तो कल दिन में तो कोई चहल पहल नहीं होगी, फंक्शन रात कर रहेगा। चाहत की बातों से दोनों सहमति में अपनी गर्दन हमें दिला देते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह एक किंग साइज बेड पर चारों लड़के उल्टी पोजीशन में सो रहे थे। किसी का पैर किसी के सीने पर था तो किसी का सर किसी के पेट पर था। चारों की ही हालात इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब थी और तभी अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खोलना लगती है। अर्जुन की आंखें भी ठीक से खुली भी नहीं थी कि तभी अर्जुन को अपने पेट पर बहुत दर्द होता है। दर्द की वजह से अर्जुन की आंखें पूरी खुल जाती है। अर्जुन अपनी सिचुएशन देखा है तो हैरान रह जाता है। मोंटी ने अपना एक पैर अभी अभी अर्जुन के पेट पर रखा था और दूसरा पैर विक्रांत के पैरों पर था। विक्रांत जिसका सीना अर्जुन के थाई पर था और अर्जुन अक्षय के पेट पर सर रखकर सो रहा था। अर्जुन अपने आप को उन तीनों से अलग करके उठने की कोशिश करता है कि तभी अक्षय और मोंटी दोनों के ही हाथ अर्जुन के सीने पर आ जाते हैं और अर्जुन उठ नहीं पाता और वापस से बिस्तर पर गिर जाता है। तभी अक्षय और मोंटी दोनों ही अर्जुन के सीने पर हाथ घुमाते हुए कहते हैं, मोंटी, मेरी जंगली बिल्ली कहाँ जा रहे हो?
सुबह सुबह मुझे छोड़कर एक किस तो देती जाना। दूसरी तरफ विक्रांत भी अर्जुन के सीने को सहलाते हुए कहता है, मेरी गुलाबो तुम्हारी पहली किस तो मैं ही लूंगा, तुम देखना। दोनों की बातें सुनकर अर्जुन का तो जैसे दिमाग घूम जाता है और अर्जुन गुस्से में तीनों को एक एक लात मारकर बिस्तर से नीचे गिरा देता है। नीचे गिरते ही तीनों की दर्द की वजह से आंखें खुल जाती है। कोई अपने सर को सहलाते हुए तो कोई अपनी कमर को सहलाता है तो कोई अपनी कहानी को सहलाते हुए जमीन से उठने लगते हैं। तीनों जमीन पर पड़े दर्द से करहा थे और फिर तीनों ही अपने आप को संभालते हुए खड़े होते हैं और अर्जुन की तरफ देखने लगते हैं। अर्जुन भी गुस्से से उन तीनों को ही देख रहा था। तभी विक्रांत अर्जुन से कहता है, सुबह सुबह ऐसी कौन जगत है यार? और यार पता नहीं कौन से लोकल बार की शराब पिलाई थी। साला अभी तक सर घूम रहा है और दर्द से फटा जा रहा है। और फिर मोंटी और अक्षय भी अपना सर पकड़ लेते हैं। अर्जुन के सर में भी दर्द हो रहा था और उसका कर भी घूम रहा था। लेकिन अर्जुन गुस्से में मोंटी और अक्षय को देखते हुए कहता है, सालों जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम्हें तो 2 लात और मरनी चाहिए। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? गर्लफ्रेंड दिखाई दे रहा हूं मैं तुम्हारे। अपनी अपनी गर्लफ्रेंड समझकर क्या क्या हरकतें कर रहे थे तुम? अक्षय और मोंटी दोनों ही शर्मिंदगी से अपना सर खुजाने लगते हैं। और दूसरी तरफ विक्रांत अर्जुन से कहता है, यार तो फिर तू इन दोनों को लात मारकर गिरा था ना, मुझे क्यों गिराया? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अर्जुन विक्रांत को भी गुस्से में घूर कर देखते हुए कहता है, गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या मेरे ऊपर चढ़कर सोएगा तू? अब विक्रांत भी अर्जुन से कुछ नहीं कहता और बिस्तर से उठकर अपना सर पकड़कर बाहर चला जाता है, क्योंकि अर्जुन को बहुत ही ज्यादा हैंगओवर हो रहा था। अर्जुन का कर भी दर्द से फटा जा रहा था। अर्जुन के कमरे से बाहर निकालने के बाद मोंटी भी कमरे से बाहर निकल जाता है। अर्जुन कमरे से बाहर निकालने के बाद अपने सर को पकड़कर इरिटेट हुए चिल्लाता है, बीवी बीवी कहाँ हो बीवी? शादी वाला घर था तो जाहिर सी बात ही पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था और अर्जुन के इस तरह चिल्लाने पर सभी लोगों का ध्यान अर्जुन की तरफ से चला जाता है। अर्जुन अभी अभी सोकर उठकर आया था तो उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी शर्ट के भी 3 बटन खोले हुए थे, जिससे उसकी मजबूत छाती दिखाई दे रही थी। अर्जुन की परफेक्ट बॉडी उसकी शर्ट में से भी साफ नजर आ रही थी। अर्जुन बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहा था, इसीलिए लड़कियों की नजर तो जैसे अर्जुन पर जाकर अटक गई थी और लड़कियां अपनी हसरत भरी नजरों से अर्जुन को देख रही थी। तभी पीछे से एक और हैंडसम लड़का अपने सर को पकड़कर मोंटी की तरह ही चिल्लाता है, रिंकी रिंकी। और अब सभी लोग दोनों को ही देख रहे थे, क्योंकि दोनों ही अपने सर को पकड़कर बस चलाई जा रहे थे। दूसरी तरफ चाहत और रिंकी दोनों किचन में थी और दोनों को ही अर्जुन और मोंटी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन दोनों ही दोनों को इग्नोर करते हुए अपने काम में लगी हुई थी। तभी चाहत अपने हाथ में कॉफी का एक मग उठाती है और रिंकी भी अपने हाथ में एक स्ट्रांग कॉफी का मग उठा लेती है। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और चाहत को फिर से अर्जुन की आवाज सुनाई देती है, तो चाहत अपने कान में उंगली डालकर अपने कान को हिलाते हुए गहरी सांस लेती है और फिर चिल्लाकर कहती है, जी आ रही हूं। और फिर दोनों ही अपने हाथ में कॉफी का मग लेकर किचन से बाहर निकल जाती हैं। चाहत अर्जुन के सामने जाकर खड़े हो जाती है। अपने सामने चाहत को देखकर अर्जुन गुस्से से चाहते हैं, कान में रुई ठोस ली है क्या बीवी? सुनाई नहीं दे रहा? कब से आवाज लग रहा हूं, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आज पहली बार अर्जुन को गुस्से में देखकर चाहत को बड़ा मजा आ रहा था और चाहत को बहुत हंसी भी आ रही थी। लेकिन फिर चाहत अर्जुन को परेशान करते हुए कहती है, आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूं जो आपके सर का दर्द ठीक कर दूंगी। चाहत की बात सुनकर अर्जुन गुस्से भरी आंखों से चाहत को देखने लगता है। चाहत के हाथों में कॉफी का मग था। अर्जुन चाहत से कॉफी लेते हुए उसे पीने लगता है और चाहत को ऑर्डर देते हुए कहता है, कमरे में आओ अभी के अभी, फिर मैं तुम्हें बताता हूं।
कौन डॉक्टर है और कौन पेशेंट? और इतना बोलकर अर्जुन कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ मोंटी भी रिंकी का नाम लेकर चिल्ला रहा था। तो रिंकी भी मोंटी के सामने खड़ी हो जाती है और कॉफी के मग से सिप लेकर पीते हुए कहती है, क्या हुआ, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, डू समथिंग। चाहत अपनी आईब्रो को आपस में जोड़ते हुए एक अजीब सा मुंह बनाकर मोंटी से कहती है, What do you mean do something? What can I do? रिंकी की बात सुनकर मोंटी अपने सर से हाथ हटाकर रिकी को हैरान भरी नजरों से देखने लगता है, लेकिन रिंकी उसके सामने ऐसे खड़ी थी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और उसका किसी चीज से कोई लेना देना ही ना हो। और रिंकी का ऐसा बिहेवियर देखकर मोंटी को गुस्सा आ जाता है और मोंटी रिंकी के हाथ से कॉफी का मग ले लेता है और कॉफी पीते हुए अपनी गुस्से भरी नजरों से रिकी को देखते हुए वहां से चला जाता है। और अब अक्षय और विक्रांत दोनों ही कमरे से बाहर निकलते हैं। उन दोनों का भी अर्जुन और मोंटी की तरह ही बुरा हाल था, लेकिन अफसोस उनके पास कोई ऐसा नहीं था जिसे वो दोनों आवाज लगा सके। इसीलिए दोनों बिना कुछ कहे ही हवेली से बाहर गार्डन की तरफ चले जाते हैं। अक्षय और विक्रांत गार्डन में रखी कुर्सियों पर जाकर बैठ जाते हैं। दोनों ने ही अपने सर पकड़ रखे थे क्योंकि दोनों का ही सर दर्द से फटा जा रहा था। दोनों ही अपने सर को पकड़ कर नीचे झुकाकर बैठे हुए थे कि तभी उनके सामने कोई आता है और अपने हाथ में पड़े पानी के गिलास को उन दोनों के सामने कर देता है। दोनों ही सर उठाकर सामने देखते हैं तो इस वक्त उन दोनों के सामने सिम्मी में खड़ी थी। सिम्मी को अपने सामने देखकर उन्हें ज्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन जब अक्षय और विक्रांत सिम्मी के हाथ में पानी का गिलास देखते हैं जो कि उन्हें थोड़ा गंदा लगता है, तो अक्षय सिम्मी से कहता है, तुम हमें गंदा पानी पिलाना चाहती हो? अक्षय की बात सुनकर सिम्मी में अपनी आंखों को रोल करते हुए अक्षय से कहती है, सर ये गंदा पानी नहीं है, नींबू पानी है जो आपके हैंगओवर के लिए अच्छा है। आप इसे पिएंगे तो थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे। वो क्या है ना, आपने पहली बार देसी दारू का मजा चखा है तो उसका हैंगओवर थोड़ा ज्यादा ही होगा। सिम्मी की बात सुनकर अक्षय और विक्रांत कुछ नहीं रहते और सिम्मी के हाथों से पानी के गिलास को लेकर पानी पी जाते हैं। दोनों अभी धीरे धीरे पानी पी ही रहे थे कि तभी सिम्मी उनके पास बैठ जाती है और सिम्मी में विक्रांत से कहती है, विक्रांत सर मुझे ना अपना नाम अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रही थी अपना नाम हुई बदलकर दूसरा रख लूं और मैं ना एक नाम पसंद भी किया है। गुलाबो कैसा रहेगा? सिम्मी के मुंह से गुलाबो नाम सुनकर अक्षय के मुंह से पानी बाहर आ जाता है और अक्षय जोर जोर से खांसने लगता है। अक्षय का ऐसा रिएक्शन देखकर सिम्मी को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी। सिम्मी अक्षय को पानी देकर उसकी पीठ को सहलाते हुए कहती है, क्या हुआ सर, आप ठीक तो है ना? अक्षय की हिम्मत देख देख कर और विक्रांत को भी हंसी अगर रही थी और विक्रांत बहुत ही मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। वैसे अक्षय की ऐसी हालत देखकर तो सिम्मी को भी बहुत हंसी आ रही थी और सिम्मी भी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ अर्जुन का कमरा। सर के दर्द की वजह से अर्जुन बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड हो रहा था। इसीलिए अर्जुन ने पूरे कमरे का ही कबाड़ खाना बना दिया था। अर्जुन इस वक्त अपनी कमर पर डबल लपेटकर अपनी अलमारी में शायद अपने पहनने के लिए कुछ कपड़े ढूंढ रहा था, लेकिन कपड़े ढूंढने की जगह उसने पूरे कपड़ों का ढेर पूरे फर्श पर फैला दिया था। अर्जुन अभी अभी नहा कर आया था और अर्जुन की बॉडी पर अभी भी पानी की बूंदें फिसल रही थी, जिसमें अर्जुन बहुत ही ज्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा था। और तभी चाहत अपने एक हाथ में सर दर्द की गोली और दूसरे हाथ में एक पानी का गिलास लेकर कमरे के अंदर आती है और जैसे ही चाहत कमरे के अंदर आती है, कमरे की ऐसी हालत देखकर चाहत की भी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अर्जुन को बिखरा हुआ सामान बिल्कुल पसंद नहीं था। अर्जुन को हर एक सामान सही से और सलीके से लगा रखा हुआ ही अच्छा लगता था। अर्जुन को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी और आज अर्जुन ने ही पूरे कमरे का सत्यानाश कर दिया था। कमरे की हर एक चीज फैली पड़ी थी और कमरे की ऐसी हालत देखकर चाहत को समझ आ रहा था कि अर्जुन इस वक्त की बहुत ही ज्यादा इरिटेट है और तभी अर्जुन ने ऐसा कबाड़ खाना मचाया हुआ है।
अब चाहत धीरे कदमों से अर्जुन के पास जाते हुए पहले अपने गले को साफ करती है और फिर अर्जुन से कहती है, आप कुछ ढूंढ रहे हैं, मैं ढूंढ कर दे दूं। अब अर्जुन एक और शर्ट को जमीन पर फेंकते हुए कहता है, मेरी स्काई ब्लू कलर की शर्ट वो नहीं मिल रही है। कहाँ है? अर्जुन की बात सुनकर दूसरी अलमारी को खोलती है और उसे अलमारी के नीचे की अलमारी में रखे कपड़ों में से अर्जुन की स्काई ब्लू कलर की शर्ट को निकालकर अर्जुन के सामने करते हुए कहती है, ये वाली शर्ट ना, इसी ही ढूंढ रहे हैं। अर्जुन चाहत के हाथ में पड़ी शर्ट को एक नज़र देखता है और फिर चाहत को देखते हुए अर्जुन चाहत के हाथ से शर्ट को ले लेता है और उसे पहनने लगता है। अर्जुन रूम में ही कपड़े पहन रहा था और फिर चाहत एक टैबलेट को अर्जुन के सामने अपनी हथेली पर रखकर आगे करते हुए कहती है, ये लीजिए और इसे खा लीजिए, आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। अर्जुन इस वक्त बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड हो चुका था अपने सर दर्द से, इसीलिए अर्जुन चाहत से बिना कुछ कहें टैबलेट खा लेता है और फिर से मिरर के सामने जाकर तैयार होने लगता है। और चाहत कमरे को समेटने में लग गई थी। चाहत अर्जुन के द्वारा बिखरे गए कपड़ों को समेट रही थी और तभी चाहत अर्जुन से कहती है, अपने पूरे कमरे का क्या हाल कर दिया है। अगर ऑफिस में एक फाइल भी इधर से उधर हो जाती है तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और धूल मिट्टी से तो जैसे आपको एलर्जी है, और फिर भी अपने पूरे कमरे का ऐसा हाल बना दिया। अर्जुन अपने बालों को कॉम्ब करते हुए कहता है, जिस बच्चे ने महज 14 साल की उम्र में मजदूरी करी हो, उसे धूल मिट्टी से एलर्जी नहीं हो सकती। अर्जुन की बात सुनकर चाहत के काम करते हुए हाथ एकदम रुक जाते हैं और चाहत हैरान भरी नजरों से अर्जुन की तरफ देखने लगती है। लेकिन अर्जुन चाहत की तरफ नहीं देखा और चाहत कपड़ों को बिस्तर पर रखते हुए अर्जुन के पास आती है और अर्जुन के पीछे खड़ी होकर सवालिया नजरों से अर्जुन को देखते हुए कहती है, क्या आप 14 साल की उम्र में मजदूरी किया करते थे? अर्जुन मिरर के द्वारा चाहत को देखते हुए कहता है, जरूरी नहीं है जो इंसान आज करोड़पति है वह सोने की चम्मच अपने मुंह में लेकर पैदा हुआ हो। कभी कभी शिखर तक पहुंचने वाले बचपन में खाक होते हैं और उन्हें शिखर तक पहुंचने लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है और बहुत कुछ कुर्बान भी करना पड़ता है। अर्जुन की लास्ट की लाइन सुनकर चाहत को अर्जुन के शरीर पर पुराने जख्मों के निशान याद आते हैं और चाहत की नज़र अर्जुन की कमर पर चली जा रही है, जैसे चाहत कपड़ों के साथ भी अर्जुन के उन जख्मों को देख पा रही हो। अर्जुन की बातें सुनकर चाहत के दिल में जैसे हलचल सी मच जाती है और चाहत को अर्जुन के लिए बहुत ही बुरा फील होने लगता है। लेकिन तभी अर्जुन चाहत के चेहरे को देखते हुए कहता है, ये ऐसा चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है जैसे तुम मुझ पर दया दिख रही हो। ज्यादा दया दिखाने की जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द कमरे की हालत को ठीक करो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ। मजबूरी में ही सही शादी हुई है हमारी और तुम मेरी बीवी हो और अपने पति की चीजों का और जरूरत का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अर्जुन का ऑर्डर सुनकर चाहत को बहुत गुस्सा आता है और चाहत गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है और अपने मन में अर्जुन को देखते हुए गुस्से से कहती है, दया, और वो भी इन पर। अरे इनको देखकर तो शैतान को भी खुद पर डाउट होने लगेगा कि शैतान में या मेरे सामने खड़ा हुआ इंसान, क्योंकि इन्हें देखकर तो शायद शैतान को भी डर लगने लगे। खडूस सड़ू अकड़ू हिटलर कहीं के। और इतना बोलने के बाद चाहत कमरे से बाहर निकालकर किचन की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ मोंटी को भी भूख लगी थी और मोंटी भी चाहत को ढूंढने के लिए अपने कमरे से बाहर निकालकर किचन की तरफ ही जा रहा था और तभी मोंटी की नज़र रिंकी पर पड़ती है। रिंकी इस वक्त एक लड़की के साथ खड़ी थी। दोनों की ही हाथों में कॉफी का मग था और दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही हंस हंसकर बातें कर रहे थे। और ये देखकर मोंटी की आंखों में आग जलने लगते हैं और मोंटी गुस्से से भर जाता है और मोंटी गुस्से से अपनी कदम रिंकी की तरफ बढ़ा देता है। रिंकी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मोंटी गुस्से से भरा हुआ उसी की तरफ आ रहा था। लेकिन जल्द ही रिंकी को अपने ऊपर किसी की जलती हुई निगाहें महसूस होने लगते हैं। किसी की जलती हुई निगाहों को महसूस करके रिंकी भी अपने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखने लगती है और तभी रिंकी की नज़र मोंटी पर जाती है।
मोंटी जो अपनी आंखों में गुस्सा लिए उसकी तरफ ही आ रहा था। मोंटी को इतने गुस्से में देखकर रिकी को डर तो बहुत लगता है, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए अपने डर को छुपा लेती है और फिर और भी ज्यादा उसे लड़के के क्लोज होकर उससे बात करने लगती है और रिंग की साइड से उसे लड़के के कंधे पर हाथ रख लेती है और रिंकी को उसे लड़के के इतना करीब देखकर तो जैसे मोंटी के पूरे जिस्म आग लग जाती है। मोंटी गुस्से से रिंकी के पास जाता है और रिंकी के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और बहुत ही गुस्से में रिंकी से कहता है, क्या चल रहा है यहाँ, क्या कर रही हो तुम? इस लड़के के साथ बड़ी चिपक चिपक कर पाते हो रहे हैं। दूर नहीं रहा जाता तुमसे, क्यों इतना चिपक रही हो उसे लड़के से? मोंटी ने बाजू को बहुत ही कसकर पकड़ हुआ था, जिससे रिंकी को अपनी बाजू में दर्द भी बहुत हो रहा था, लेकिन रिंकी अपनी बाजू छोड़वाते हुए गुस्से में कहती है, क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप, दूर रहिए, यह क्या तरीका है? किसी लड़की से बात करने का, लड़की से बात करने की तमीज नहीं है क्या आपको? रिंकी की बात पर तो मोंटी का खून और भी ज्यादा उबाल जाता है। मोंटी गुस्से में एक कदम रिंकी की तरफ आगे बढ़कर कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी रिंकी के साथ में खड़ा लड़का रिंकी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और मोंटी से कहता है, ओ भाई साहब, जब लड़की आपसे बोल रही है कि दूर रहिए तो क्यों लड़की से चिपक रहे हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा लड़की आपके सामने अनकंफर्टेबल फील कर रही है? दूर रहिए लड़की से। और फिर वह लड़का थोड़ा सा पीछे पलटकर रिंकी से कहता है, वैसे यह कौन है कि आप इन्हें जानती है? लड़के की बात सुनकर रिंकी मुस्कुराकर रहती है, यस बेबी, यह मेरा एक्स है। इनसे मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन अब इनसे मेरी शादी नहीं होगी, मैं तुम्हें बताया था। रिंकी की बात पर मोंटी गुस्से में एकदम से कहता है, क्या बकवास कर रही हो? मोंटी के बात पर रिकी एकदम सीरियस हो जाती है और लड़के को अपने सामने से हटकर खुद मोंटी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और मोंटी से कहती है, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मैं तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। पहले मेरी वजह कुछ और थी तुमसे शादी न करने की, और वह वजह शायद बेबुनियाद थी। मुझे भी उसे बात के लिए अपनी गलती का एहसास है, लेकिन अब मेरे पास एक ठोस वजह है तुमसे शादी न करने की। मोंटी अपने सीने पर हाथ बांधकर कहता है, अच्छा, तुम्हारे पास ठोस वजह है मुझसे शादी न करने की? जरा मैं भी जान सकता हूँ, ऐसी कौन सी ठोस वजह है तुम्हारे पास मुझसे शादी न करने की? रिंकी अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान लाते हुए अपना एक और कदम आगे बढ़ती है और बिल्कुल मोंटी के करीब आकर मोंटी की आंखों में आंखें डालकर रहती है। हमारे रिश्ते में इतनी कड़वाहट पैदा करने वाली वजह तुम हो, तुमने ही हमारे रिश्ते में इतनी कड़वाहट पैदा करी है। तुमने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी ना? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं अपने दोस्तों की बातों में आकर तुम्हें सिड्यूस किया था, लेकिन मैं वैसे कैरेक्टर की लड़की नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं इसकी सफाई तुम्हें जिंदगी भर भी दो तब भी तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि तुमने अपने मन में यह धारणा बना ली है कि मैं एक कैरेक्टरलेस लड़की हूँ, एक गिरी हुई लड़की हूँ। इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इसीलिए अब मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, और जिस शख्स के साथ अभी तुम मुझे देख रहे हो ना, इस शख्स ने मुझे हर बात के लिए अपनाया है। इसे मुझे कोई शिकायत नहीं है और इसे मेरे कैरेक्टर पर पूरा भरोसा है। इसने मेरे कैरेक्टर पर कोई उंगली नहीं उठाई। मैंने इन्हें तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैंने बता दिया है कि हाँ, मैंने अपने दोस्तों की बातों में आकर तुम्हें सिड्यूस किया था, और मैं इतना भी बता दिया है कि तुमने अब तक मेरे साथ कितनी हदें पार करी हैं, लेकिन इन्होंने मुझे पता है क्या कहा। इन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरा अतीत हो और यह मेरे फ्यूचर अतीत को अतीत में ही छोड़ना बेहतर है, तभी हम फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। रिंकी की बातें सुनकर मोंटी का गुस्से का बांध टूट जाता है और मोंटी गुस्से में रिंकी के बालों को पकड़कर खुद के करीब करके बिल्कुल खुद से चिपक लेता है और बेहद सरद आवाज में रिंकी से कहता है, तुम्हारे कह देने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा। मैं तुमसे पहले भी कहा था और आज आखिरी बार कह रहा हूँ,
तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी, इसीलिए पालतू के ख्याल अपने दिलों दिमाग से निकाल दो और सिर्फ एक बात को अपने दिलों दिमाग में अच्छे से बैठा लो, तुम सिर्फ मोंटी सिंह शेखावत की हो। तुम्हारा अतीत तुम्हारा फ्यूचर सब मोंटी सिंह शेखावत है। तुम्हारी कहानी मोंटी से शुरू होकर मोंटी पर ही खत्म होगी। और फिर मोंटी गुस्से में उसे लड़के को अपनी जलती हुई निगाहों से देखते हुए बेहद खतरनाक आवाज में कहता है, और तू अगर यहाँ से 4 कंधों पर नहीं जाना चाहता तो दोबारा मेरी आंखों के सामने मत आना, वरना तेरी लाश तेरे घर वालों को पहचानने में भी नहीं आएगी। और मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, कर दिखाता हूँ। इसीलिए दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से अभी के अभी। दूसरी तरफ गार्डन में अक्षय सिम्मी से नजर चुरा रहा था और सिम्मी से दूर दूर भाग रहा था, जबकि सिम्मी किसी न किसी बहाने से अक्षय के सामने आ रही थी और आज सिम्मी को अक्षय को छेड़ने में बहुत मजा आ रहा था। अक्षय बहुत कोशिश कर रहा था कल रात के बारे में याद करने की, लेकिन अक्षय को कुछ याद ही नहीं आ रहा और इसीलिए अक्षय से दूर दूर भाग रहा था, क्योंकि अक्षय को नहीं पता था कल रात उसने सिम्मी से क्या कहा या फिर किया, लेकिन इतना तो जरूर तय था कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। और सिम्मी को यह भी पता चल चुका है कि अक्षय उसे गुलाबो कहकर पुकारता है। अक्षय बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि अक्षय को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि किसी से कल रात के बारे में पता किया जाए, क्योंकि अर्जुन और विक्रांत और मोंटी भी नशे की हालत में उसी की तरह धुत हो चुके थे। उन चारों को ही कल रात के बारे में कुछ भी नहीं पता था और चाहत से पूछने की अक्षय की हिम्मत नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ चाहत अर्जुन के लिए खाना एक प्लेट में लगाकर बाहर आ रही थी। तभी अर्जुन भी अपने कमरे से बाहर निकालकर डाइनिंग टेबल के पास आने लगता है। अर्जुन डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है तो चाहत डाइनिंग टेबल पर ही अर्जुन के लिए खाना लगा देती है, वरना चाहत को लगा था कि अर्जुन शादी के मेहमानों के बीच में खाना नहीं खाएगा। इसीलिए चाहत तो खुद ही अर्जुन के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जा रही थी। आज रात मेहंदी का फंक्शन था और कल शादी थी, इसीलिए आज घर में और भी ज्यादा मेहमानों की भीड़ लग चुकी थी और धीरे धीरे और भी मेहमान आ रहे थे, जिसमें से एक लड़की अपनी माँ से कहती है, मम्मी ये तुम हमें कहाँ ले आई हो? यहाँ पर न वाईफाई ठीक से चल रहा है और गर्मी तो यहाँ पर हद से ज्यादा है। मुझे तो यहाँ पर गांव के जैसी फीलिंग आ रही है। मेरे हिसाब से ये भी किसी देहात से काम नहीं है। लड़की इतना बोल ही रही थी कि तभी उसकी नज़र अर्जुन पर जाती है, जो कि स्काई ब्लू कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स में बैठा हुआ खाना खा रहा था और इस वक्त अर्जुन बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। और फिर उस लड़की की नज़र अर्जुन के बराबर में खड़ी चाहत पर जाती है और चाहत को देखकर तो उसकी आंखें हैरानी से बाहर ही आ जाती है, क्योंकि चाहत एक जानी मानी सिंगर थी। बहुत लोग उसके फन थे और चाहत को देखकर लड़की एकदम जोर से चिल्लाती है, आहा! लड़की का इस तरह से चिल्लाना सभी का ध्यान उसकी तरफ खींच लेता है। लड़की एकदम एक्साइटेड होकर चाहत के पास जाती है और चाहत से कहती है, आप तो फेमस सिंगर चाहत शेखावत है ना? मुझे नहीं पता था। शादी के संगीत फंक्शन के लिए इन लोगों ने इतनी बड़ी सुपरस्टार को इनवाइट किया है। मैं तो वैसे ही यहाँ पर आकर इरिटेट हो रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि आज रात बहुत मजा आने वाला है। जब आप परफॉर्म करेंगे, आई एम सो एक्साइटेड। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे आपके गाने बहुत पसंद है। तभी चाहत उसकी एक्साइटमेंट पर पानी फेरते हुए कहती है, नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं यहाँ पर परफॉर्म करने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ पर शादी अटेंड करने के लिए आई हूँ। दरअसल जिनकी शादी है वह मेरे हस्बैंड के कज़न लगते हैं, उनके बुआ जी के बेटे हैं, तो इस नाते मेरे देवर की शादी है। मैं बस वही अटेंड करने के लिए आई हूँ। चाहत की बात सुनकर लड़की का सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी लड़की कुछ सोचते हुए कहती है, चलिए मान लेते हैं कि आप यहाँ पर प्रोफेशनली परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन अपने देवर की शादी में तो कुछ गा ही सकती है ना? मैं आपको लाइव परफॉर्म करते हुए देखना चाहती हूँ। अभी लड़की बोल ही रही थी कि अर्जुन उठकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। चाहत प्लेट की तरफ देखती है तो अर्जुन ने अपना पूरा ब्रेकफास्ट कर लिया था।
इसीलिए चाहत भी अर्जुन को जाने से नहीं रुकती और दूसरी तरफ चाहत उसे लड़की को देखते हुए कहती है, रात का रात में देखेंगे, अभी मुझे बहुत कम है, तुम एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। दूसरी तरफ अर्जुन जब अपने कमरे में जाता है तो अर्जुन के दिमाग में अभी भी लकड़ी की बोली गई बातें ही घूम रहे थे। तभी अर्जुन अपना लैपटॉप खोलता है और उसे पर चाहत के बारे में गूगल पर सर्च करता है और जो इन्फॉर्मेशन गूगल पर चाहत के बारे में खुलकर आती है उन सभी को देखकर अर्जुन भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है। अर्जुन एक वीडियो पर क्लिक करता है जिसमें चाहत का इंटरव्यू था। न्यूज एंकर चाहत से कहता है, मिसेस शेखावत अपने 1.5 साल में अपने सिंगिंग करियर में बहुत ही अच्छा नाम कमाया है। आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपनी माँ को देना चाहूंगी। मेरी माँ म्यूजिक प्रोफेसर हैं और उनसे ही मैं संगीत सीखा है, तो मेरे अच्छे गाने की वजह मेरी माँ है, बल्कि मेरी माँ तो मुझे भी अच्छा गाती हैं। न्यूज एंकर आगे पूछता है, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिससे आपको प्रेरणा मिली हो संगीत में नाम कमाने की? चाहत एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, अगर बात प्रेरणा की है तो मेरी माँ ही मेरी प्रेरणा है और उसके बाद मेरे हस्बैंड। अर्जुन को चाहत का इंटरव्यू बोर लगता है, इसीलिए अर्जुन चाहत के इंटरव्यू को हटा देता है और एक दूसरी वीडियो प्ले करता है जिसमें लिखा हुआ था, फेमस सिंगर चाहत शेखावत की जिंदगी का असली सच। वीडियो प्ले होते ही एक न्यूज एंकर चाहत के फोटो को स्क्रीन पर शो करते हुए कहता है, आज की वीडियो में हम जानेंगे फेमस सिंगर चाहत शेखावत के बारे में। क्या आप जानते हैं कि फेमस सिंगर चाहत शेखावत के हस्बैंड कौन हैं और उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? क्या हुआ था उनकी जिंदगी में कि उनके पति उन्हें शादी के दिन ही छोड़कर चले गए थे? जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चाहत सिंह शेखावत की शादी 2022 में हुई थी और शादी के दिन ही उनके हस्बैंड उन्हें छोड़कर चले गए थे। दरअसल बात ऐसी थी कि मिसेज चाहत सिंह शेखावत पहले से ही शादीशुदा थी और शादीशुदा होने के बावजूद वो अपने पति को धोखा दे रही थी। चाहत शेखावत शादीशुदा होने के बावजूद किसी दूसरे इंसान से शादी कर रही थी और ये बात उनके हस्बैंड यानी कि द फेमस बिजनेस टाइकून अर्जुन सिंह शेखावत को पता चल गई थी कि उनकी पत्नी उन्हें धोखा देकर किसी और से शादी कर रही है। और उनके पति को इस बात के बारे में जैसे ही पता चला, उनके पति सीधा शादी के मंडप पर पहुंच गए। उन्होंने पूरी रीति रिवाज के साथ चाहत सिंह शेखावत से दोबारा शादी करी और उसके बाद वह उन्हें अपने साथ ले गए। लेकिन साथ ले जाने के बाद भी उन्होंने अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया और खुद ऑस्ट्रेलिया चले गए और अभी तक वापस नहीं आए हैं। उनकी शादी को पूरा 1 साल हो चुका है, लेकिन अर्जुन सिंह शेखावत आज भी ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया से ही अपना बिजनेस संभाल रहे। कभी कभी जिस इंसान को हम अपना आइडल मान लेते हैं, जिस इंसान के हम फैन हो जाते हैं, असल में उनके जीवन की सच्चाई क्या होती है हमें नहीं पता होता। और ऐसे ही कुछ छुपी हुई सच्चाई हमें श्रीमती चाहत अर्जुन सिंह शेखावत के बारे में पता चली, जो आज हमने आप सभी को बताई है। आगे उनकी लाइफ में क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए हमारी चैनल के साथ। मिलते हैं अगले पार्ट में। इतनी बड़ी सच्चाई पता चलने के बाद अर्जुन का गुस्सा तो जैसे साथ में आसमान पर पहुंच जाता है और अर्जुन गुस्से में अपने लैपटॉप को बंद करके साइड में फेंक देता है। अर्जुन का गुस्से की वजह से सर्वे फटा जा रहा था। अर्जुन को चाहत पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। अर्जुन के दिमाग में एंकर की बोली गई बातें घूम रही थी। शादीशुदा होने के बावजूद चाहत अपने पति को धोखा देकर किसी और से शादी करने जा रही थी। यह बातें पता चलने के बाद अर्जुन गुस्से से बोखला चुका था और अब अर्जुन गुस्से में लगभग पागल हो गया था। अर्जुन गुस्से में अपने आप से कहता है, पता नहीं हमारी शादी किन हालातों में हुई थी और क्या मजबूरी थी कि मैं तुमसे शादी करी, लेकिन तुम मेरी बीवी थी और मेरी बीवी होने के बावजूद तुम किसी और से शादी करने जा रही थी। इतना बड़ा धोखा दे रही थी मुझे। आखिर तुम्हारे धोखे की वजह क्या थी? क्यों मैं तुम्हें छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया था? क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे इंसान से प्यार करती थी, इसीलिए मुझे धोखा दे रही थी?
कहीं तुम उसे इंसान की वजह से ही तो मुझे धोखा नहीं दे रही थी जिसे तुम शादी करने जा रही थी। अब मेरे सवालों के जवाब तुम दोगी और तुम ही मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे। एक पानी का गिलास लेकर अंदर आती है और बहुत ही हल्का सा मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहती है, सर आपकी दवाई का टाइम हो गया है। आप दवाई ले लीजिए और जल्दी से दवाई ले लीजिए। फिर मुझे बुआ जी के पास जाना है। उन्होंने मुझे बुलाया है, शादी की कुछ रस्में हैं जो कि मुझे पूरी करनी है। अर्जुन जो पहले से ही गुस्से में था और अब चाहत की बोली गई हर एक बात अर्जुन को गुस्सा ही दिला रही थी, क्योंकि अर्जुन सोच रहा था, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हें तो बहाना चाहिए मुझसे दूर जाने का, क्योंकि तुम मुझे पसंद ही नहीं करती। तुम्हारे दिल में मैं कहीं भी नहीं हूँ और शायद वही शख्स आज भी तुम्हारे दिल में बैठा हुआ है। तभी तो तुम्हें मुझसे दूर जाने की इतनी जल्दी है, और तब से लेकर अब तक भी तो तुम कौन सा वक्त मेरे साथ गुजारती हो, जैसे ही तुम्हें मौका मिलता है मुझसे दूर भाग जाती हो। बहुत जल्दी रहती है ना, तुम्हें मुझसे दूर जाने की, मेरे करीब नहीं आना चाहते, मेरे पास नहीं रहना चाहते, किसी और से शादी करके उसके साथ रहना चाहती थी। लेकिन आज मैं तुम्हें अपने इतने करीब लेकर आऊंगा कि तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं हो पाओगी। तुम मेरी हो चाहत माहेश्वरी, नहीं चाहत अर्जुन सिंह शेखावत, बीवी हो तो मेरी, और आज मैं तुमसे अपनी बीवी होने का हक लूंगा। पति हूं तुम्हारा और आज मैं तुम्हें बताऊंगा पति का हक क्या क्या होता है। आज रात तुम्हें मेरे बिस्तर पर आना होगा, मुझे मेरा हक देना होगा, तुम्हारे करीब आना, तुम्हारे जिस्म को छूना हक है मेरा, और तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने पति को खुश करने की। और तभी चाहत अपने हाथों में दवाई लिए अर्जुन के सामने कर देती है। अर्जुन चाहत से कुछ नहीं कहता और बस चुपचाप चाहत की हाथों से दवाई ले लेता है और दवाई खा लेता है। पानी पीने के बाद अर्जुन चाहत को ही अपनी गहरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देख रहा था। अर्जुन की नज़र इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि चाहत को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। अर्जुन की नज़रें चाहत को खुद पर महसूस हो रही थी और चाहत को बहुत ही अजीब लग रहा था। चाहत ने आज मर्चेंटा कलर की साड़ी पहन रखी थी जिसमें चाहत महत ही खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन चाहत के ऊपर से नीचे तक अपनी नज़रों से ही स्कैन कर रहा था और चाहत को अर्जुन की नज़रें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अब अर्जुन की नज़र चाहत की साड़ी में से झांकती हुई उसकी पतली सी कमर पर आकर टिक जाती है और अर्जुन अपनी इंटेंस नज़रों से चाहत की कमर को देखने लगता है। चाहत भी अर्जुन की नज़रों का पीछा करते हुए देखते हैं तो पाती है अर्जुन उसकी कमर को ही देख रहा है, और अब चाहत अपने साड़ी के पल्लू से अपनी कमर को छुपाने लगती है। लेकिन तभी अर्जुन कहता है, छुपाओ मत, मुझे देखना है। अर्जुन की डायरेक्ट बात सुनकर चाहत की नाक और गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। चाहत को बहुत शर्म आती है, इसीलिए चाहत अर्जुन से कहती है, आप दवाई खा लीजिए, उसके बाद मैं आपका लंच ले आऊंगी। तब तक आप अपना काम कर लीजिए या फिर थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं बुआ जी के पास जा रही हूँ। बुआ जी ने मुझे जल्द ही बुलाया था, इसीलिए मुझे बुआ जी के पास जल्दी जाना होगा, वरना वो नाराज हो जाएगी। चाहत की बात पर अर्जुन चाहत से कुछ नहीं कहता और चाहत जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है। कमरे के बाहर निकलते ही चाहत अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है, अर्जुन सर की नज़रें मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं होती। उनकी नज़रों में ही ऐसी तपिश है कि मुझे घबराहट होने लगती है, और कितने बेशर्म होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ मोंटी रिंकी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आता है और रिंकी को अपने बिस्तर पर धक्का दे देता है। रिंकी जल्दी से खड़े होकर गुस्से से मोंटी से कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, आपको शर्म नहीं आती? ये सब करते हुए मैं अब आपसे नहीं किसी और से शादी करने वाली हूँ, और जिसे करने वाली हूँ उससे मैं अभी अभी आपको मिलवाया है, और अगर इस तरह से आप उनके सामने मुझ पर अपना हक जमाएंगे, मुझ पर अपना हुक्म चलाएंगे, तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में है। रिंकी की बात सुनकर मोंटी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और मोंटी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, शट अप, जस्ट शट अप।
और अब अगर तुम्हारे मुंह से एक और शब्द निकला कि तुम किसी और से शादी कर रही हो तो तुम्हें किसी और पास जाना है, तो मैं तुम्हें यही जमीन में जिंदा गड़ दूंगा और फिर देखता हूँ तुम कैसे किसी और से शादी करती हो। मोंटी गौतम गुस्से में देखकर रिकी को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी रिंकी अपने डर को कंट्रोल करते हुए आगे कहती है, आखिर आप चाहते क्या है, मुझे समझ नहीं आता। आपको खुद मुझसे प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि मैं कैरेक्टरलेस लड़की हूं, तो फिर क्यों आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं, किसी ऐसी लड़की को ढूंढिए जिसका कैरेक्टर बिल्कुल साफ हो। मेरा पीछा छोड़ दीजिए। रिंकी की बातों पर मोंटी को बहुत गुस्सा आता है और मोंटी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, नहीं छोड़ सकता और ना ही तुम्हें कभी छोड़ूंगा। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। प्यार करता हूं तुमसे, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इश्क हो तुम मेरा, तुमसे दूर हुआ तो मर जाऊंगा। मोंटी से प्यार का इजहार कर रिंकी एकदम सीरियस होकर कहती है, अगर मैं इश्क हूं आपका तो मुझ पर भरोसा रखिए। मैं बदतमीज हो सकती हूं, जिद्दी हो सकती हूं, घमंडी हो सकती हूं, बुरी से भी बहुत बुरी हो सकती हूं, लेकिन चरित्रहीन नहीं हो सकती। मानती हूं अपने दोस्तों की बातों में आकर एक नादानी कर दी थी लेकिन मैंने उसे समय पर भी इस बात का ख्याल रखा था कि कोई गलती से भी गलती ना हो जाए। आप ही की तरह माँ नहीं है मेरी भी, जो मुझे सही और गलत का रास्ता बता पाती, मर्द और औरत के बीच का फर्क समझ पाती। मुझे मेरे पापा ने पाला है और उन्होंने मुझे कभी भी मर्द और औरत के बीच का फर्क नहीं समझाया। उनकी बातों में हमेशा मैं यही जाना कि औरत हो या मर्द, दोनों का ही सम्मान बराबर होता है और दोनों की ही इज्जत बराबर होती है, लेकिन अपने चरित्र को कैसे साफ रखना है और कैसे अपने चरित्र पर कोई दाग नहीं लगने देना है, इस बात को भी मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है। अब मोंटी को भी एहसास होता है कि शायद मोंटी ने गुस्से में आकर उसे समय कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, और मोंटी को इस बात का भी एहसास होता है कि उसने गुस्से में आकर रिंकी के कैरेक्टर पर उंगली उठा देती थी। इस बात को रिलायंस करते हुए मोंटी बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करने लगता है। मोंटी रिंकी का एक हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए घुटनों पर बैठ जाता है और रिंकी के हाथ को अपने माथे से लगाकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैंने तुम्हें बहुत ही गलत बोला है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा और ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। मोंटी की बातें सुनकर रिंकी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और रिंकी भी अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। रिंकी मोंटी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर मोंटी के चेहरे को ऊपर करती है, जो उसने नीचे झुका रखा था। जैसे ही रिंकी मोंटी का चेहरा ऊपर करती है तो देखी है कि मोंटी की आंखों में भी आंसू थे, और फिर मोंटी और रिंकी एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एकदम से इमोशन हो जाते हैं और मोंटी एक झटके से रिंकी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और अपने सीने से लगा लेता है। शाम का वक्त था और आज मेहंदी का फंक्शन था, इसीलिए दिव्यंका मित्तल ने आसपास के शहरों से मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाया था और अब सभी लोग उन लोगों से मेहंदी लगवा रहे थे। मेहंदी आर्टिस्ट बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगा रहे थे। चाहत को ऐसे मेहंदी लगाना तैयार होना ज्यादा खास पसंद नहीं था, लेकिन अपनी माँ की वजह से चाहत सब कुछ किया करती थी। चाहत मेहंदी नहीं लगवाना चाहती थी, इसीलिए चाहत एक साइड में बैठी हुई थी, लेकिन तभी एक मेहंदी आर्टिस्ट जो कि एक लड़का था, चाहत के पास आकर कहता है, मैडम आप मेहंदी नहीं लगवा रही, लिए मैं आपको मेहंदी लगा देता हूँ। आपके हाथों में मेहंदी बहुत खूबसूरत लगेगी। आपके हाथ बहुत खूबसूरत है, बल्कि आप तो पूरी की पूरी ही बहुत खूबसूरत है। आपको तो मेहंदी लगवानी चाहिए। चाहत मेहंदी वाले को मना करने ही वाली होती है कि तभी वहां पर सिम्मी आ जाती है और सिम्मी चाहत को पीछे से पड़ते हुए कहती है, अरे मेरी दोस्त है और मेरी दोस्त को मेहंदी तो लगनी ही चाहिए। तुम चलो मेरे साथ, आखिर हम भी तो देखें जीस तुमसे कितना प्यार करते हैं। कहते हैं ना कि मेहंदी का रंग जितना डार्क आता है पति उतना ही ज्यादा प्यार करता है। चाहत इरिटेट होकर कहती है,
तू और तेरी फालतू की बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मेहंदी का रंग डिसाइड करेगा कि हमारा पति हमें प्यार करता है या नहीं। मान लो अगर मेहंदी खराब हुई और उसका रंग नहीं चढ़ा तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हमारा पति हमसे प्यार ही नहीं करता। अब सिम्मी भी चाहत की बातों से इरिटेटेड होते हुए कहती है, यार तेरा समझ में नहीं आता, तू हर बात में इतना लॉजिक क्यों ढूंढते हैं? कभी कुछ चीज बिना लॉजिक के और बिना अपना दिमाग लगाए नहीं कर सकती और प्यार भरी बातें हैं। लोग कहते हैं इस बात को तू कुछ मन नहीं सकती। जिंदगी लॉजिक और प्रैक्टिकल नज़र से देखेगी तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगी, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा इमोशन का तड़का डालेगी ना तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। और मैं कह दिया ना कि तू मेहंदी लगाएगी मतलब मेहंदी लगवाएगी, चल मेरे साथ। इतना बोलकर सिम्मी में चाहत का हाथ पकड़कर उसे मेहंदी लगवाने वाली जगह पर ले आती है और एक जगह पर बैठा देती है। और मेहंदी आर्टिस्ट भी चाहत के सामने जाकर बैठ जाता है। मेहंदी आर्टिस्ट चाहत का हाथ पकड़ता है और उसे पर मेहंदी लगने लगता है और चाहत का चेहरा एकदम बोरियत से भर जाता है। मेहंदी आर्टिस्ट हथेली पर मेहंदी लगाते हुए चाहत से कहता है, आपके हस्बैंड का क्या नाम है? मेहंदी आर्टिस्ट का सवाल सुनकर चाहत मेहंदी आर्टिस्ट को सवालिया नजरों से देखने लगती है और मन्नत की सवालिया नजरें शायद मेहंदी आर्टिस्ट समझ जाता है, इसीलिए लड़का जल्दी से कहता है, मैम मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपकी हथेली पर आपके हस्बैंड का नाम लिखना था। आप बता दीजिए, मैं लिख देता हूँ। और तभी वहां पर अर्जुन आ जाता है। अर्जुन वहां पर आना तो नहीं चाहता था, लेकिन अक्षय, मोंटी और विक्रांत की जिद पर अर्जुन वहां आ जाता है, क्योंकि तीनों ही अर्जुन को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ लेकर आए थे। वरना अर्जुन तो अपने कमरे में बैठकर सिर्फ अपना काम करना चाहा था, और जब अर्जुन वहां पर आया था तो मेहंदी आर्टिस्ट की बात उसने भी सुन ली थी। लेकिन अभी तक अर्जुन का ध्यान इस बात पर नहीं गया था कि मेहंदी आर्टिस्ट में चाहत का हाथ पकड़ रखा है। और दूसरी तरफ चाहत बोरियत में अपनी आंखों को रोल करते हुए मेहंदी आर्टिस्ट से कहती है, ये सब करना जरूरी है? बिना नाम के मेहंदी नहीं लगाई जा सकती। क्या जरूरी है नाम लिखना? मेहंदी आर्टिस्ट हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने आज तक बहुत औरतों के हाथों में मेहंदी लगाई है और सभी औरतें अपने पति का नाम बहुत ही खुशी के साथ अपने हाथों पर लिखवाती हैं, और जो औरतें अपने पति का नाम अपने हाथों पर नहीं लिखवाती या तो उनका कोई बॉयफ्रेंड होता है या फिर वो अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती हैं। तो क्या मैडम आपका कोई और बॉयफ्रेंड है या फिर आप भी अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती हैं? मेहंदी आर्टिस्ट की बात सुनकर चाहती हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है मेरा, लेकिन हाँ तुमने जो दूसरी बात बोली थी उसे तुम मान सकते हो। और फिर चाहत उंगली के इशारे से उससे थोड़ा करीब आने के लिए कहती है, तो मेहंदी आर्टिस्ट अपने कान को चाहत के पास लेकर आता है और चाहत मेहंदी आर्टिस्ट की चेहरे की तरफ झुककर धीरे से उसके कान में कहती है, मेरे जो पति है ना वह बहुत ही गुस्से वाले ओक कड़ू साड़ू और खड़ूस है। और फिर चाहत पीछे होगा सीधा बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब तुम ही बताओ ऐसे इंसान से भला कौन प्यार कर सकता है? मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। चाहत सारी बातें मजाक में बोल रही थी, लेकिन इस बात से अनजान थी कि अर्जुन पीछे खड़ा होकर चाहत की सारी बातें सुन रहा था। जैसे जैसे चाहत उसे मेहंदी आर्टिस्ट से अपनी पति की बुराई कर रही थी, अर्जुन को गुस्सा दिला रहा था। अर्जुन ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। अक्षय, विक्रांत और मोंटी ने अर्जुन को वहीं छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि अर्जुन चाहत के पास जाएगा। इसीलिए तीनों ही अर्जुन को वहीं छोड़कर आगे की तरफ बढ़ गए थे। अर्जुन भी आप गुस्से में चाहत के पास ना जाकर उन्हें तीनों के पास चला जाता है। अर्जुन बहुत गुस्से में था, इसीलिए अर्जुन एक वाइन का ग्लास उठाकर उसे एक ही बार में पी जाता है। अर्जुन के चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि अर्जुन इस वक्त बहुत गुस्से में है। विक्रांत और अक्षय अर्जुन को ही देख रहे थे। मोंटी का ध्यान रिकी पर था, इसीलिए मोंटी रिंकी के पास में चला जाता है और उसके पास में बैठकर रिंकी की मेहंदी को देखने लगता है
और मेहंदी लगाते वक्त मेहंदी आर्टिस्ट ने रिंकी का हाथ पकड़ रखा था, इसीलिए मोंटी रिंकी के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लेता है और फिर मोंटी मेहंदी आर्टिस्ट को अपनी आंखों से इशारा करते हुए मेहंदी लगाने के लिए कहता है। मेहंदी आर्टिस्ट भी चुपचाप रिंकी की हाथ में मेहंदी लगने लगता है। दूसरी तरफ अर्जुन वाइन का दूसरा गिलास भी उठा लेता है, लेकिन तभी विक्रांत अर्जुन के हाथ को पकड़ लेता है और अक्षय अर्जुन से कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वहां पर सिमी आ जाती है और सिमी अपने हाथों की मेहंदी को देखते हुए बड़े प्यार से कहती है, अक्षय सर देखिए ना मेरी मेहंदी कितनी प्यारी लगी है, और पता है मैंने इसमें अपने बॉयफ्रेंड का नाम भी लिखवाया है। पहले मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन आपको पता है बहुत टाइम पहले ना मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया था, लेकिन उसे टाइम पर मैंने उसको मना कर दिया था। लेकिन यहाँ आने के बाद शादी का माहौल मुझे इतना पसंद आया कि अब मैं सोच लिया है कि मैं भी जल्द से जल्द किसी को बॉयफ्रेंड बनाऊंगी और फिर उसके साथ शादी करके सेटल हो जाऊंगी। मुझे भी शादी करनी है तो 3 बच्चे करने हैं, दुनिया घूमनी है, मतलब उसके साथ में हनीमून पर घूमने जाऊंगी। हाय, मुझे तो सोच सोच कर ही शर्मा रही है। पहले हमारी शादी होगी, फिर हम हनीमून पर घूमने जाएंगे, फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे और शायद फिर मेरा पति भी मुझे कोई प्यार का नाम दे, जैसे कि हनी सोना बाबू बेबी। सिम्मी अपने धुन में बोले जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अक्षय का गुस्से से बुरा हाल हो चुका था। अक्षय ने गुस्से में कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। अक्षय अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन सबके सामने अक्षय सिमी से कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि अक्षय अगर कुछ भी करता तो बिना वजह सिमी पर ही सभी लोग उंगली उठा देते। इसीलिए अक्षय सिमी से कुछ नहीं कहता, क्योंकि अक्षय को भी सिमी की इज्जत का पूरा ख्याल था। अब अक्षय से गुस्से में वहां से चला जाता है। अक्षय के जाने के बाद सिमी अंदर मुस्कुराने लगती है।